इनोवेशन, लेटेस्ट इनोवेशन रिगार्डिंग एनर्जी, इस तरह से कुछ भी आप डालेंगे ना, कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाएगा. लेट मी नो एंड आई वांट यू ऑल टू फाइंड इट आउट एंड टेल इट टू मी. चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. तो द मॉड्यूल इज नॉट कंप्लीट एज ऑफ नाउ, लेकिन जो टॉपिक्स कवर किए उससे रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी, एंड यू हैव टू राइट द वेरियस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देना ज़रूरी है. तो एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज एनर्जी. कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या आएंगे? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, कन्वेंशनल में आएंगे जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बेस्ड है, एंड न्यूक्लियर. दीज आर ऑल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएंगे, जैसे यू हैव wind. No, wind should also be in conventional as such, but non-conventional sources of energy में आएगा आपका जियोथर्मल. जियोथर्मल के साथ आएगा आपका ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, tidal energy. So all the renewable forms of energy will be coming in non-conventional sources of energy. So आपको ये बताना है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल्स. तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा, तो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मिल जाएगा आपको. आई थिंक आई हैव शेयर्ड यू द पावर पॉइंट. क्या मैंने पावर पॉइंट शेयर की है आप लोगों से? आई डोंट रिमेम्बर दैट. क्या मैंने पावर पॉइंट आप लोगों से शेयर की है? क्या पावर पॉइंट की फाइल मैंने शेयर की है आप लोगों से? आप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ तक मैंने शेयर की है ये. Have I shared this file with you? Yes or no? अरे जवाब ही नहीं दे रहे हो. राइट, ये फर्स्ट लेक्चर था हम लोगों का. ये आएगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो आपको इस तरह से ये पिक्चर देना होगा, जिसमें विथ 2 लाइंस की कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होती हैं विथ एग्जांपल्स. ये आएगा आपका आंसर में. ठीक है. एंड एनर्जी, ये एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू वर्क, एंड देन यू कैन गिव दिस पिक्चर. इससे ये आंसर हो जाएगा इसका. Then you have to differentiate between renewable and non-renewable sources of energy. Renewables वो है जिसमें जो जिनका natural generation more है as compared to its consumption. Non-renewable जिनका rate of natural generation less है as compared to its consumption. And with examples तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. और डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेज में आपको क्या देना होगा? वेरियस डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेज में आपको कोल, ऑयल और तो इन दिस आंसर जो भी डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेज है यहाँ पे डिस्कस वेरियस डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेज. तो डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेज में कौन से हैं? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस है. तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का ये आपको देखना होगा रिसोर्सेज के बारे में कि कितना अमाउंट अवेलेबल है और किस तरह से हम उसे यूज़ कर रहे हैं. साथ ही में ये इस तरह से आपको बताना होगा कि कोल के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, एंड प्रेजेंट कंडीशन में कितना समय तक वो सपोर्ट कर सकते हैं. देन यू हैव टू कैरी ऑन ओवर दिस. फिर ऑयल के बारे में आपको लिखना होगा, एंड देन नेचुरल गैस और न्यूक्लियर के बारे में आपको रिसोर्सेज के बारे में
बताना होगा। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट दिस आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी जहाँ पे आपको डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्सेस के बारे में पूछा जा रहा है। Then the third is give a detailed account of Indian energy scenario। जब भी आपको इस तरह से पूछा जाता है इंडियन एनर्जी सिनेरियो के बारे में, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे यहाँ से कि फर्स्ट पावर प्लांट कहाँ बनाया गया था, किस तरह का था, फिर 1947 में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, 2006 में कितना था, 2012 में कितना था और 2019 में इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, ये आपको देना होगा। फिर यहाँ पे ये आपको ये फिगर देना होगा जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन बताना होगा। थर्मल पावर प्लांट्स का 62% है, न्यूक्लियर एनर्जी का 1.8 है, रिन्यूएबल एनर्जी का 36.2 है। रिन्यूएबल एनर्जी फर्दर इस तरह से स्प्लिट अप किए गए हैं इनटू लार्ज हाइड्रो, विंड पावर, सोलर, बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो एंड वेस्ट टू पावर। तो ये फिगर आपको देना ज़रूरी है जब भी आपको इंडियन एनर्जी सिनेरियो पूछा जा रहा है। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि पावर जनरेशन का हिस्ट्री बताएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कितनी है तो जो मैंने आपको इस फिगर में बताया है। इस फिगर में प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी 3,56,100 मेगावाट्स की है और जिसमें से मेजरली डिफरेंट जो फॉर्म्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में आपको देना है। दिस फिगर इज नॉट नेसेसरी, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ये आप दे सकते हैं। सिमिलर है जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का आप बता सकते हैं कि सोलर एनर्जी 68% कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। विंड इज 28% एंड अदर फॉर्म्स एज 44, 39, 11%, वेस्ट एनर्जी 6% ऑफ दिस 4%। ये आप देंगे इन दिस पर्टिकुलर इंडियन एनर्जी सिनेरियो। जब वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो पूछा जाता है तब उस केस में आपको यहाँ से देना है वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो में वी कम ओवर यहाँ बताएंगे आप कि हाईएस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, डोमेस्टिक एंड देन एग्रीकल्चर। देन यू विल गिव दिस कि एनर्जी रिक्वायरमेंट वर्ल्ड की कितनी है, इट इज ऑफ द पावर ऑफ एक्साजूल्स। 1 एक्साजूल इज इक्वल टू 10⁻18 जूल्स। 1972 में इतनी थी, 2000 में इतनी थी एंड 2020 में इट हैज गॉन बियॉन्ड 1000 एक्साजूल्स। कितना कौन से फॉर्म्स सफाइस कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल 86% है, न्यूक्लियर 6.3, हाइड्रो 6, अदर्स आर 1.7। तो इस तरह से आपको देना होगा जब भी आपको वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो पूछा जा रहा है। You have to classify different energy sources। यहीं पे हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन एज कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स। Then energy is linked with development of a country। You have to justify the statement। तो इस केस में आप क्या देंगे, initial sites। एनर्जी इज लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो उस केस में आपको ये स्लाइड के मेंशन करना होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जस्टिफाई करना है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, दैट वी कैन रिलेट एनर्जी विद डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री if we compare per capita income with per capita energy consumption, then in that case we can find the development of a country। और फिर एग्जाम्पल देकर आपको जो भी इन्होंने एग्जाम्पल डिस्कस किया है वो एग्जाम्पल देकर फिर आपको मेंशन करना होगा। सो इस स्टेटमेंट का आंसर इस स्लाइड में होगा, स्लाइड नंबर 6 ऑफ लेक्चर 1। देन enumerate the nuclear power aspects of India। For this we have to go to the other lecture। तो यहाँ पे आते हैं हम रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी, जो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। जो पावर पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको इंडियन एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे।
जो ये स्लाइड दी हुई है इससे स्टार्ट करना है आपको, जिसमें डॉक्टर होमी जी भाभा ने was the initiator of utilization of nuclear energy in India. First power plant तारापुर में है. At present 2.6% of electricity is generated in India using nuclear energy. Then you have to tell these 6 power plants. ये मैप ड्रॉ नहीं करना है आपको, लेकिन ये लोकेशंस बतानी है. So you can give this in the form of this table. इस टेबल दे सकते हैं आप, जिसमें तारापुर, रावतभाटा, कल्पकम, नारोरा, काकरापार एंड कायगा के बारे में मेंशन किया हुआ है. एंड देन यू हैव टू गिव दिस 3 स्टेज डेवलपमेंट प्लान जो डॉक्टर भाभा ने प्रपोज किया था. तो दिस पिक्चर विल सफाइज. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें न्यूक्लियर पावर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया देना है आपको, उसमें आपको ये 3 स्लाइड्स इंक्लूड करनी होगी. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप डॉक्टर भाभा से, देन यू विल गिव दिस टेबल एंड देन यू विल गिव दिस फ्लो चार्ट एंड देन इसके ऊपर आप थोड़ा सा राइट अप दोगे. जो भी है उसको पुट इट इनटू लैंग्वेज कि इस तरह से 6 पावर प्लांट्स हैं इंडिया में ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज दैट आर यूजिंग न्यूक्लियर रिसोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. And then you put this as Dr. Bhabha has proposed the 3-stage development plan, जिसमें फर्स्ट स्टेज में नेचुरल यूरेनियम को यूज करके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. देन सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज करके प्लूटोनियम जो फर्स्ट स्टेज से आ रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233 which is the byproduct of this second stage reactors will be used in breeder reactors and then electricity will be generated. And finally जो इसका byproduct है यूरेनियम 233 after the third stage will be used for weapons production. इस तरह से आपको 2-4 लाइंस अपने हिसाब से थोड़ी सी लिखनी होंगी. Then differentiate between nuclear fission and fusion. वो भी आपको इसमें मिल जाएगा. फिशन एंड फ्यूजन के बारे में मैंने आपको दिया हुआ है राइट अप. ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपको फिशन के बारे में एंड देन ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपको फ्यूजन के बारे में. इसी को एक टेबल के फॉर्म में डाल दोगे, दैट डिफरेंशिएट्स एंड गिव्स यू द आंसर. फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फ्यूजन प्रोसेस. तो फ्यूचर है कि इफ वी कैन ओवरकम द चैलेंज ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें जो एक्सेस हीट जनरेट हो रही है उसे हम ट्रैप कर सकें, देन डेफिनेटली वी कैन यूज इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो ये आपको देना होगा. यहाँ पे फ्यूजन के लिमिटेशंस है कि हाई टेम्परेचर है रिक्वायर्ड है, कोई सी डिवाइस नहीं है, प्लाज्मा एमिनेट होता है जिसे ट्रैप करना ज़रूरी है, एंड पॉसिबल अगर लिथियम और ड्यूटेरियम हम यूज़ कर सकें तो कमिंग 60 to 150 बिलियन ईयर्स के लिए हम इजीली सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट. तो ये 2 स्लाइड्स, दिस वन 16 नंबर एंड 19 नंबर, उसमें आ जाएगा आपका ये वाला आंसर, जिसमें फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया आप बता सकते हो. हाउ कैन न्यूक्लियर एनर्जी बी यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन. इसमें आपको देना होगा ये जो मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को आपको एक्सप्लेन करना होगा. दिस इज फ्रॉम स्लाइड नंबर 20 टिल 27. 20 से 27 तक जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें देनी होगी आपको, जिसमें कंपोनेंट्स है न्यूक्लियर फ्यूल है, मॉडरेटर है, कंट्रोल रॉड्स, रिफ्लेक्टर, कूलेंट, बायोलॉजिकल शील्ड एंड दिस डायग्राम ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर. ये आपको बताना होगा. विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसका आंसर वहाँ पर है. देन व्हाट हैपेंड इन चेरनोबिल. चेरनोबिल के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. सिमिलर आर्टिकल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि चेरनोबिल में क्या हुआ था. उसका एक शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे कि बेसिकली न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड एक डिजास्टर था, 1986 में हुआ था. कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था. यूक्रेन में एक पावर प्लांट था जिसका नाम चेरनोबिल था. दैट वाज नियर द सिटी ऑफ प्रिपयात एंड देन वहाँ पर ऑन 26 अप्रैल नाइट में ये डिजास्टर हुआ था. और क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देंगे. तो डेट, टाइम एंड इवेंट, उसके बारे में उसके इम्पैक्ट्स, ये 4 चीज़ें आने ज़रूरी है जब भी आपको इस तरह से पूछा जाता है. डेट, टाइम, दैट पर्टिकुलर लोकेशन, what happened and then impacts. ये 5 पॉइंट्स आप कवर करेंगे.
Then discuss the utilization of hydropower for electricity generation along with its merits and demerits. हाइड्रो पावर में आपको हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताना होगा. हाइड्रो पावर प्लांट का सिंपली ब्लॉक डायग्राम देना है आपको. उसके साथ फिर आपको बताना है कि वाटर जो रहता है उसको सिंपली हम now there are two technologies, one is a dam, the other is turbine. Turbine डिस्कस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आप डैम वाली टेक्नोलॉजी डिस्कस करोगे कि डैम्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं यूजिंग वाटर, एंड उसके बारे में आपको डिटेल्स देने हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. टाइडल एनर्जी में आपको टाइडल बैरेज और दो तीन चीज़ें डिस्कस की थी मैंने आपसे. टाइडल बैरेज वाज देयर, टाइडल फेंस वाज देयर एंड देन टाइडल टर्बाइंस वर देयर. तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट लिखना होगा कि टाइडल एनर्जी को हम बे रीजन में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे टाइडल बैरेजेस होते हैं. और इसके बारे में मैं आपको ये पावर पॉइंट शेयर कर दूंगी. इस पावर पॉइंट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइड्स जनरेट होती है, एंड देन प्लेसेस कहाँ यूज़ हो सकती है उसके बारे में. देन इस पिक्चर को आप थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में करोगे कि सी है, देन एस्चुरी है, वाटर इन जाता है, देन आउट जाता है, इन दैट टाइम दैट्स टर्बाइन मूव्स. So tidal barrages are the most commonly used techniques, जिसमें एक ब्रिज बना दिया जाता है इस तरह के बे रीजन में, और फिर जब भी वाटर अंदर बाहर करेगा तो उसके साथ वो टर्बाइन से रोटेट करेंगे. बेनिफिट्स, यू कैन राइट दी बेनिफिट्स, इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस. ये सारी चीज़ें आपको इस पावर पॉइंट में मिल जाएगी जो मैं आपसे शेयर कर दूँगी. ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, उसके बारे में मैंने जो वीडियो डिस्कस किया था उसी को आप एज अ बेस कंसिडर करके वर्किंग बता सकते हो कि जिसमें लो और हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा. उसमें आई थिंक इट्स बेटर इफ यू पुट अ डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस एंड देन यू राइट इट्स वर्किंग. टेम्परेचर डिफरेंस हम यूज़ करते हैं, एंड देन एक लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है उससे हीट अप करते हैं, देन ड्राइंग का इन साइकिल में यूज़ करते हैं. इस तरह से थोड़ा सा आप बताइएगा. जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में आपको जियोथर्मल पावर प्लांट डिस्कस करना है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि जियोथर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है. अगेन यू हैव टू मेक अ ब्लॉक डायग्राम जिसमें प्रोडक्शन वेल, इंजेक्शन वेल देना होगा आपको, और फिर उसके बीच में टर्बाइंस एंड जनरेटर्स लोकेटेड रहते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Geothermal heat pumps, most efficient heating and cooling system. You have to justify the statement. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है, पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है अगर हम इस तरह का पंप यूज़ करते हैं बाय 75 to 80%, एंड देन वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज होता है. इसे हम वन टाइम जो होता है ड्रिलिंग करके, मतलब अंडर द अर्थ डिग करके पाइप्स फिट कर देते हैं, and once it is installed for 20 years you don't have to look back. इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है, तो एनर्जी सेविंग्स भी हो रही है, मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है, और साथ ही में हमारे कूलिंग और हीटिंग दोनों ही सप्लाई हो रहा है इन वन सिस्टम. सो इस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है उसके, जिसके कारण मोस्ट एफिशिएंट है. सोलर एनर्जी, जो सन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन सारी, दैट इज सोलर एनर्जी, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आप दे सकते हैं. ये सारा आपको मिल जाएगा इनटू दिस पावर पॉइंट. ये वाले पावर पॉइंट में आपको मिल जाएगा पूरा, जो मैंने अभी आई थिंक येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे डिस्कस किया था. इसमें सोलर एनर्जी क्या होती है ये सारा आप दे देंगे. देन उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन से उसी से रिलेटेड है. limitations, advantages क्या है, converted into other forms of energy. Other forms of energy you have to tell this can be converted into mechanical energy, electrical energy and thermal energy. So mechanical energy जैसे windmills या Rankine cycle होता है, electrical जैसे photovoltaic होता है, thermal energy जैसे solar cookers and dryers होता है. ये आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में. देन स्पेसिफिक अगर आपको किसी डिवाइस के लिए पूछा जाता है जैसे वाटर हीटर, कुकिंग, डिसैलिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इन दैट केस यू हैव टू गिव ब्लॉक डायग्राम्स. ये जो ब्लॉक डायग्राम है इस तरह से आपको देना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा दिखना होगा आपको. सिमिलरली फिर आपको ये देना होगा कि इंडिया में कितने कितने इंस्टॉल्ड हैं. उसी तरह से फिर आपको कुकर है, 16 कुकर्स के बारे में लिखना होगा. इसको इसका एक ब्लॉक डायग्राम दीजिए.
ये एक ब्लॉक डायग्राम दीजिए एंड देन फिर यू मेंशन दैट इंडिया में इतने कुकर्स यूज हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा वर्किंग आप लिखेंगे 2-4 सेंटेंस में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दिस टू यू। डिसैलिनेशन भी आपको फिर इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम देना होता है, ये ब्लॉक डायग्राम देंगे आप एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। और फिर आप ये मेंशन करेंगे कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 सोलर स्टिल्स यूज किए जा रहे हैं। Then production of electricity, there are two things which you can discuss. Electricity is by solar thermal and solar photovoltaic. So solar thermal में parabolic trough dish और continuous tracking systems है, इसके ऊपर दो लाइंस लिखनी है आपको and then you have to give this कि solar thermal कहाँ यूज हो रहा है इंडिया में and then solar photovoltaic के बारे में you have to give a simple this picture will be sufficient। इस तरह से एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दीजिए सोलर थर्मल और सोलर थर्मल यूज्ड इन नंबर ऑफ प्लेसेस। ये सारी चीज़ें आपके आंसर में होने चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे वर्क करता है इसके लिए आपको डायग्राम मिल जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इंटरनेट पे एंड देन उसकी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे वर्किंग करता है। तो वो आप यू पे अटेंशन टू दैट। देन अभी मैंने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, वर्किंग पूरी मैंने आपको समझाई है। विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डायग्राम इजीली अवेलेबल है, उसमें आप फिर मेंशन करेंगे कि कैसे वर्किंग होती है उसकी, सिमिलर टू अ बैटरी। एंड देन टू विंड पावर एनर्जी स्टेटिंग द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। तो ये आपको पता है कि विंड पावर कैसे यूज होता है विद द हेल्प ऑफ wind turbines। Horizontal and vertical axis are the wind turbines which are most commonly used. Horizontal is more commonly more fluidly used because of its certain advantages। and then benefits क्या है और limitations क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर ली है। रिमेनिंग टॉपिक्स हम कंटिन्यू रखेंगे इन द कमिंग लेक्चर एंड आई होप बाय फार आपको समझ में आ गया है और मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि आंसर्स में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपके। सो अटेंडेंस आंसर करिए। आशीष तोमर प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट मैम, अंकुश प्रेजेंट मैम, अंश अंशुमन प्रेजेंट है, प्रेजेंट मैम, then आशुतोष is present। प्रेजेंट मैम, Yes, Ashutosh। Anybody who is left out from 1 to 10? Then I'm directly coming to Hemant। Hemant present है, कुलदीप present है, प्रेजेंट मैम, पार्थ यादव is present, यस मैम, Pawan is present, प्रेजेंट मैम, Satakshi is present, Siddharth प्रेजेंट मैम, is present, Udvashi is present, Vaibhav is present, then Vikas Chauhan is present, Vikas Rathi is present, Vishal Dhiman is present and Yash। So I hope so कि अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कौन से टॉपिक पे हैं, कहाँ पर हैं। I think 1 or 2 lectures and we will be completing your first module। So that's all for today। Next lecture में मिलते हैं। Thank you। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।